हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। ये हमारा 17वां लेक्चर है। चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर गलत लिखा है, वैसे हम आगे से ठीक कर लेंगे। स्टार्ट करें? सभी लोग आ चुके हैं? क्या हम शुरू कर सकते हैं लेक्चर? तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं। सब कुछ ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, बढ़िया। तो हमने कल करा था हेलो एरिन में होने वाली नाभिक रागी अभिक्रियाओं को कवर, है ना। आपको सारी बातें सर ने बताई थी कि क्यों नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती है, कितनी अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना, यही पढ़ा था। कैसे हम जो हैलोजन जुड़ा होता है हेलो एरिन से उसे हटाते हैं नाभिक रागी के द्वारा। आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम किसी और चीज को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी मुख्य हेडिंग। कुछ इस प्रकार से यहां पर ऐसे लगा लीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अच्छा ये हमने कल पढ़ा था ना। आज की हमारी हेडिंग ये थोड़ी ना होगी, आज की हमारी हेडिंग होगी, आज की हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कल नाभिक रागी थी, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो हमारा कल का टॉपिक था रे, कल भूल गए थे। चल ये हमने इसे भेज दिया यहां पर, अभी ये तिरछा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारा टॉपिक है। और आप सभी ने कल एक बात पढ़ी थी कि व्यंजन रिंग में अनुनाद होता है। व्यंजन रिंग में क्या होता है बेटा? अनुनाद। अनुनाद प्रभाव क्या होता है? अनुनाद प्रभाव। और इस अनुनाद प्रभाव के कारण पे, इस अनुनाद प्रभाव के कारण पे व्यंजन रिंग के कुछ स्थितियों पर, जैसे कि हम बात करें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है ना। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहां पर आपका व्यंजन रिंग है ऐसे, यहां पर आपका व्यंजन रिंग है कुछ इस प्रकार से, इस टाइप से व्यंजन रिंग है, और यहां पर सीएल जुड़ा था। तो हमने ये देखा था कि व्यंजन रिंग के पास में जो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये पाई आवंत के साथ में अन्योन क्रियाएं करेंगे। और कुछ कुछ जगह पर, चलो पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, इसकी कॉपी बना लेते हैं। कुछ कुछ जगह पर ये बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा हुआ, ये अपने आप सेलेक्ट नहीं हुआ। कुछ कुछ जगह पर जैसे कि यहाँ पर पाई आवंत क्रिएट हो जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, यहाँ का आवंत टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। फिर इसके बाद में हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, और आगे हमने देखा था कि एक और स्थिति उत्पन्न होगी। अब हमें यहां से हटाना होगा और एक बार फिर से मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा ऐसे, और यहां से हम हटा देंगे। और इस स्थिति पे यहां पर पाई डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे और यहां पर नकारात्मक चार्ज उत्पन्न होगा। फिर हम ये देखेंगे कि यहां पर से फिर से हमें एक कॉपी बनानी है प्रॉपरली। ये हमने कल पढ़ लिया है बच्चा, है ना। ये मैं आपको अनुनाद प्रभाव समझा रहा हूं, और इस अनुनाद प्रभाव के कारण पे हमने ये देखा था कि ये पाई आवंत की जो स्थिति है, सॉरी, पाई आवंत की जो स्थिति है ये शिफ्ट होते रहती है, और थर्ड स्टेज पे वापस से हमारे पास में एक नई संरचना उभर के आती है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक आबंद यहाँ, एक आबंद यहाँ, एक आबंद यहाँ, यहाँ क्लोरीन। इस प्रकार से वापस से एकाकी युग्म पूरे व्यंजन रिंग का चक्कर काट किया जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज,
यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक ऑर्थो स्थिति पर, मेटा स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति पर क्या उत्पन्न हुआ बेटा? ऋण आवेश। ऋण आवेश आप ये कह सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा बढ़ चुका है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण पे ये नाभिक रागी जैसा व्यवहार करेंगे। अर्थात ये जो धन आवेश जिन पर होगा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? जिन भी स्पीसीज पर धन आवेश होगा, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, स्पीसीज पर धन आवेश होगा, उन्हें अपनी ओर, धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उनसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ेंगे। तो ये वाली बात तो कल हम बता चुके हैं। कल हमने ये बताया था कि यहां पर नाभिक रागी यहां पर आक्रमण करेगा। आज नाभिक रागी नहीं जोड़ना, आज हमें जोड़ना है क्या? इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब ई पॉजिटिव जो है वो जहां जहां नकारात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है वहां पर जुड़ेगा। जहां जहां नकारात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है वो वहां वहां जुड़ेगा। यही है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर इनसे कोई भी प्रतिस्थापन नहीं होगा। तो बस वही आज हमें समझना है कि कैसी अभिक्रिया होगी। कल वाली के प्रति बहुत कम क्रियाशील था, तो आज वाले के प्रति भी बेंजीन रिंग जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, परंतु यदि हम माहौल बना के दे दे तो अभिक्रियाएं होती है। और यह कहा गया है कि हेलो एरीन में होने वाली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहला नाम आता है हैलोजनन। क्या नाम आता है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहला नाम आएगा हैलोजनन, दूसरा नाम आएगा नाइट्रोकरण, दूसरा नाम आएगा बेटा नाइट्रोकरण, और तीसरा नाम जो आएगा वो आएगा सल्फोनेशन। ये लो, सल्फोनेशन या फिर सल्फोनीकरण। चौथा नाम जो आएगा वो आएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चौथा नाम जो आएगा वो क्या आएगा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। प्रॉपरली लिख लो। फोर्थ नाम है फ्रीडल क्राफ्ट। चौथा नाम जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलो फटाफट से एक के नीचे एक लिखोगे। यहां पर आपको क्या एडिंग ली है, तो आप ये लिख लोगे कि हेलो एरीन में होने वाली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। और पहला नाम है आपका हैलोजनन। इसे आप हैलोजनीकरण भी कहते हैं। कितने लोग लाइव जरा देख रहे हैं मुझे बताओगे क्या? मुझे पता भी तो होनी चाहिए कि कितने लोग बच्चे हमारे लाइव देख रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ताकि फोकस हो जाए। क्या है, मैं जैसे ही फ्रेम से हटता हूँ ऑटो फोकस हट जाता है। लाइव क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अतिरिक्त मैं आपको धातुओं के साथ अभिक्रियाएं भी समझाने वाला हूं। धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो हैलोजनन। सबसे पहली हेडिंग जो आप लगाओगे वो लगाओगे हैलोजनन। और हैलोजनन में आप ये लिखोगे कि जब फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्या लिखोगे आप? फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3, क्या लिखोगे आप? FeCl3, फेरिक ट्राइक्लोराइड, या फिर आप अच्छा यहां पर निर्जल लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा? निर्जल। अब इसका काम क्या है? तो यह एक तरह का प्रोटिक अम्ल है, लुईस अम्ल इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? लुईस अम्ल। इसका यह काम है कि यहां पर जो Cl है उस पर विषम अपघटनीय विभाजन करवाना। विषम अपघटनीय विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पर Cl जो है एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक Cl जो है वो नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला आयन जो है वो FeCl4 के साथ चला जाएगा, FeCl3 के साथ जुड़ के FeCl4 बना लेगा। और बचा क्या आपका? Cl पॉजिटिव। अब आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे कुछ कुछ जगह पर माइनस चार्ज उत्पन्न हुए थे। आई एम सॉरी यदि बाहर का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो
मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे। तो एक उत्पाद ये वाला बनेगा, और एक उत्पाद, अब चूंकि आप लोगों को पता है अनुनाद की स्थिति जो है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आती है। कहाँ कहाँ आती है बेटा? ऑर्थो और पैरा स्थिति। मैं डिलीट ही कर देता हूं, में से हम फिर से इसे कैप्चर कर लेते हैं। ये देखो ऐसे प्रॉपरली यहां पर ये आ गया, और यहां पर प्लस करके आप ये कह सकते हो कि एक Cl जो है वो हमारा यहां पर जुड़ चुका है। तो आप इसे कह सकते हो 1,2 डाई क्लोरो वेंजीन। क्या लिखोगे बेटा? 1,2 डाई क्लोरो वेंजीन। और यहां पर यदि आप लिखोगे तो आप लिखोगे 1,4 डाई क्लोरो वेंजीन। ये मैं आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं बच्चा। आपने लिखा था कि जब क्लोरोवेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ऑर्थोक्लोरोवेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोवेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोवेंजीन प्राप्त होते हैं। तो यहां पर मुख्य उत्पाद जो है वो आपका 1,4 डाइक्लोरोवेंजीन होगा। ये आपका मुख्य उत्पाद होगा, जिसकी मात्रा जो है इस अभिक्रिया में मेरे हिसाब से 81% के आसपास होगी। तो आप यहां पर लिख लोगे ये मुख्य उत्पाद होगा, ये आपका अल्प उत्पाद होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन, दोनों पर क्लोरीन जो है वो नकारात्मक भाव रखेंगे और एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण पे उत्पाद कम बनेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होने के कारण उत्पाद अधिक बनेगा। यहाँ ज्यादा प्रतिकर्षण है, Cl के मध्य जुड़ने की स्थिति बहुत कम होगी। अब इधर पे भी जुड़े तभी भी ये ऑर्थो ही होगा, है ना। तो इस वजह से एक ही बार आपके चित्र में संरचना बनाई गई है। अब बात करते हैं हम, ये तो आपने देख लिया, ये आपको समझ में आ गया कि डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। चलो कोई बच्चा तो आया, तो जो भी आया होगा बेटा कमेंट करेंगे आप लोग। अब आप दूसरी हेडिंग लगा लेंगे। दूसरी हेडिंग जो है वो है आपकी नाइट्रोकरण, और कल आपने सीखा है कि नाइट्रोकरण क्यों आवश्यक है। अगली जो आपकी हेडिंग है वो है सेकंड हेडिंग, और सेकंड हेडिंग है आपकी नाइट्रोकरण। सभी लोगों को रोज लाइव क्लास लगाना है। नाइट्रोकरण आपकी सेकंड हेडिंग रहेगी। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोकरण। बढ़िया बढ़िया। चल, अब जब हमें नाइट्रोकरण करवाना होगा तो हम यहां पर जो अभिक्रिया करवाएंगे वो करवाएंगे HNO3। HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, साथ ही इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ऐड करेंगे बच्चा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक बात। अब HNO3 की संरचना हम देख लेते हैं। HNO3 जो है उसे H2SO4, HNO3 जो है उसे H2SO4 दो आयनों में विभाजित करेगा। सबसे पहले यहां पर आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से आप ये कह सकते हो कि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है और यहां पर भी एक ऑक्सीजन है। ठीक है, 4 आबंध इसने बना चुका है, और यहां पर एक ऑक्सीजन से आपका OH समूह जुड़ा है। इस पर भयंकर सारा नकारात्मक आवेश है। ऑक्सीजन ने, यहां पर नाइट्रोजन की आबंध क्षमता जो होती है वो होती है 3 आबंध बनाने की। यहां पर कितने बन चुके हैं बेटा? 4। तो यहां पर H2SO4 का मुख्य काम यही है, H2SO4 का मुख्य काम यही है कि ये यहां से आबंध को तोड़ के 2 आयन बना दे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा एक OH माइनस आयन और दूसरा देखने को मिलेगा NO2 पॉजिटिव आयन। कौन कौन से? OH माइनस आयन और NO2 पॉजिटिव आयन। अब वापस से आप सभी को पता है कि अनुनाद की स्थिति होने के कारण पे, अनुनाद प्रभाव के कारण पे हमारा नेगेटिव वाला NO2 समूह यहां पर जुड़ेगा। और फिर से मैं एक और कॉपी बना लेता हूं, हर बार मैं भूल जाता हूं कि मुझे 2 कॉपी की आवश्यकता होगी। पूरा ही क्यों मिट रहा है यार ये। चलो कोई गल नहीं, अपन ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं जरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। पता नहीं बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होते रहती है। और अब हम वापस से यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं बच्चा? NO2 समूह।
तो यहां पर आपका होगा ये 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये वाला जो होगा 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, सॉरी 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, मैंने आपको 2 नाइट्रोबेंजीन 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोल दिया था। तो आप, ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा चौथा कार्बन है। तो पहले क्लोरीन को पढ़ेंगे, क्लोरीन प्राथमिकता के नियम पे पहले आता है। ठीक है, और क्लोरीन का पहला सी पहले आएगा और एन बाद में आएगा, इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे, चलो मुझे इसे सेलेक्ट कर लेने दो, इसे थोड़ा सा छोटा करके मैं इधर भेज देता हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ओहो क्या हो गया ये, आप क्यों चले गए भाई साहब, आप क्यों चले गए, चलो ठीक है कोई गल नहीं, फिर से बना देता हूं। ये लो, ये बन गया हमारा। तो इसका नाम है 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और आपने कल ये पढ़ा था कि जब हम ऑर्थो, दोनों तरफ ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जब NO2 समूह जोड़ दें, तो अब ये जो बेंजीन है, सॉरी अब जो हमारा 2,4,6 ट्राई क्लोरो, सॉरी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, यह प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति थोड़ा ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। और इसका नाम जो है वो आप लिखोगे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसे बोला जाता है नाइट्रोकरण। जब हम बेंजीन रिंग पे NO2 समूह जोड़ते हैं या क्लोरोबेंजीन में NO2 समूह जोड़ते हैं, तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है नाइट्रोकरण। याद रखेंगे ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही, कल इस बारे पे बात हो चुकी है हमारी, हमने बहुत अच्छे से समझा है, लेक्चर नंबर 16 पे ये सारी बातें हो चुकी है। अब 3rd नंबर की हेडिंग जो आपको लगानी है वो लगानी है सल्फोनेशन। क्या लगानी है, सल्फोनेशन। ध्यान रहे सभी लोगों को कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको आगे के लेक्चर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो आप यहां पर पढ़ रहे हो, ये आपको आगे वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, ये आपको फिनॉल पे भी देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, तो यहां अच्छे से समझ लो, आगे समझने की दिक्कत ही, झंझट ही खत्म हो जाएगी। वापस से हमारा क्लोरोबेंजीन है, वापस से हम यहां पर क्लोरोबेंजीन ही लेंगे, हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये कैसे हो रही पहले समझा चुका हूं ना, ऐसा बोलना नहीं सर। हम यहां पर लेंगे और यहां पर हम लेंगे सांद्र H2SO4। क्या लेंगे, सांद्र H2SO4। हे भगवान कहां गया रिमोट, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होने लगी है बच्चा। कल तो हमें सर्दी हो गई थी, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी, आज सब कुछ माहौल ठीक है। तो अब ध्यान से यदि आप देखोगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। अच्छा, आप लोग चाहो तो एक एक चीज और लिख सकते हो बेटा, जैसे कि यहां पर बाद में जो FeCl3 है ना, आप ये लिख सकते हो कि इस अभिक्रिया में आप HCl भी बनाओगे। जो हमारा क्लोरीन है वो ज्यादा देर तक Fe के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो बाहर निकल के HCl बना लेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका OH है, जहां पर ये नाइट्रो समूह जुड़ा होगा, जहां ये नाइट्रो समूह जुड़ा होगा वहां पर हाइड्रोजन भी होगा। मैंने बेंजीन रिंग की बड़ी संरचना आपको बार बार बना के बताई है कि यहाँ यदि कार्बन है, इधर पे एक कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी होता है। तो ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा किसके द्वारा, NO2 समूह के द्वारा। यहाँ का 2 कहाँ गया भाई, 2 लगा देना यहाँ पे, पता चला गलती होगी तुमने, मैं भूल गया लगाना तो तुम भी लगाना भूल गए। तो यहाँ से H जो है वो OH के साथ मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा क्या, H2O। तो इस प्रकार से आप समझोगे बच्चा। ठीक है, चलो इसे मिटा क्यों रहा हूं मैं, आप लोगों को लिखना तो होगा। अब यहां पर भी ध्यान से यदि देखा जाए तो इतना वाला भाग, ये वाला भाग जो है वो अलग होगा और ये वाला भाग अलग होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं SO3H जो है ये पॉजिटिव आयन बनेगा और दूसरा एक और भाग बनेगा जिसे आप बोलेंगे OH माइनस अर्थात नेगेटिव। हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो नकारात्मक चार्ज लेके बाहर होगा। अब एक कॉपी बना लो, मैं तो कहता हूं एक कॉपी और बना लो, ये 2 कॉपी हमने बना लिया और
यहां पर लगा दिया प्लस। सबसे पहली स्थिति में यहां पर जोड़ दो SO3H और दूसरी स्थिति में आप जोड़ दो यहां पर SO3H, बाहर निकाल दो क्या H2O। ये हो गया हमारा सल्फोनेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा सल्फोनेशन। अब ध्यान रहे इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोगों को एक बात बता दो कि जहां पर SO3 समूह जुड़ा होता है, जहां पर SO3 समूह जुड़ा होता है, सल्फोनिक अम्ल जुड़ा होता है, वो हमारा पहला कार्बन होता है। तो ये रहा पहला कार्बन, प्राथमिकता का क्रम कहता है, और ये रहा दूसरा कार्बन। परंतु जब लिखने की बात आएगी ना, जब लिखने की बात आएगी तो पहले जो है वो लिखा जाएगा क्लोरीन को। पहले किसे लिखा जाएगा, क्लोरीन को पहले लिखा जाएगा। ज्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर दो, प्रॉपरली से यहां भेज दो। हमें ये देखना है, यदि आप ये बोलोगे तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन रागी, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन रागी, और ये रहा हमारा NU यानी कि नाभिक रागी। तो हमें उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, ये हर बार पता नहीं क्यों उड़ के चला जा रहा है। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और जब इसकी बात करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे 4 क्लोरो, ये अब चौथा कार्बन है और ये पहला कार्बन है, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, प्राथमिकता का क्रम वाला वीडियो देख लेना, सर ने बहुत अच्छे से बताया है। हर एक चीज आपको डिटेल पे मिल जाएगी। यदि आप बोलोगे पिन करना है कमेंट में तो मैं पिन भी कर दूंगा। जब तक आप कमेंट करके बोलोगे नहीं कि सर वो वाला वीडियो कमेंट पे डाल दीजिएगा, तब तक मैं नहीं डालूंगा। आपको बता दूं कि प्रीमियम बैच के अंतर्गत ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ पेड बैच वाले बच्चे शुरुआती रूप पर देख रहे होंगे। यदि आप बाद में इसे देख रहे होंगे, इसका मतलब ये फ्रीली आपको मिली हुई है। ठीक है, पेड बैच वाले बच्चों को ये फ्री, और अभी आप ले लोगे तो ये इतने में मिल जाएगी बच्चा। बाद में इसका प्राइस जो है वो हो जाएगा 1449 इसका एक्चुअल प्राइस है ही है। ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है। किनके लिए है, बेसिकली जो हमारे पास के बच्चे हैं, जो हमसे नहीं जुड़ सकते, जो दूर बैठ के NCERT पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं हमारी मुख्य अभिक्रिया, जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, 4th नंबर पे आप लगा लेंगे, 4th नंबर पे आप लगा लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है बच्चा, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। प्रॉपरली यहां पर गए, इधर पे लगाए अपन ने कुछ इस प्रकार से, और यहां पर चले गए फ्रीडल क्राफ्ट। देन 4th हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब यहां पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये यदि यहां पर ये समझ लो कि मैंने आपको बोला था कि आगे के चैप्टर में भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखनी है। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्रिया विधि इंपॉर्टेंट है। यदि आपने क्रिया विधि समझ लिया, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनने चालू हो गए, तो केमिस्ट्री आपको समझ में आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो कंफ्यूजन होता है हमें, वो होता है नामकरण में। ठीक है, तो नामकरण की भी वीडियोस वगैरह डले हुए हैं, तो यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछोगे कि सर हमें नहीं बन रहा है प्रॉपरली, इस बैच की स्पेशल चीजें हमें बताओ। तो आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर आया, यहां पर आपने लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर हमें क्लोरीन जोड़ना है। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो होती है मैथिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में होती है, यहां पर आप लिखोगे CH3Cl। अच्छा, यहां पर मैं Cl का कलर व्हाइट रखना चाहूंगा, और ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के द्वारा, वो भी निर्जल। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो लिया जाता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। यह भी एक तरह का लुईस अम्ल है। अब ध्यान से देखोगे इसे, तो यहां पर जब विषम अपघटनी विभाजन होगा तो एक बनेगा Cl- और दूसरा बनेगा CH3 पॉजिटिव आयन। तो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन रागी पॉजिटिव आयन, and this is the नाभिक रागी। तो नाभिक रागी पे माइनस चार्ज होता है, और बेंजीन रिंग पे तुम्हें पता है
कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अनुनाद के कारण पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कौन सा आवेश आ जाता है, नकारात्मक। तो नकारात्मक से कौन जुड़ेगा बच्चा, यहां पर जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए आप लिख सकते हो ये है आपका 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, यहां पर है 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, या आप इसे बोल सकते हो 1 क्लोरोटालुइन और ये है 4 क्लोरोटालुइन। ये सामान्य नाम जो है हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से टालुइन नहीं, यहाँ पर उन्होंने जो आईयूपीएसी नाम है वही लिखा है। यहाँ पर नाम है 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, और इसका नाम जो है वो है 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका पहला कार्बन होगा और ये आपका दूसरा कार्बन होगा, इसीलिए 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। आईयूपीएसी नामकरण ये कहता है कि यदि नॉर्मली मैंने आपको पहले बता दिया हूं कि हेलोजन हो, आर हो, AR हो, NO2 समूह हो, या फिर हमारा OR समूह, ये हमेशा पहले लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं, पहले। अब किसी चीज में ये सब एक साथ आ गए हो तो फिर हम ABCD वाला क्रम फॉलो करते हैं कि A पहले आएगा, B पहले आएगा, C पहले आएगा। तो क्लोरीन बोलो आप और मैथिल बोलो, तो क्लोरीन C से स्टार्ट होगा, मैथिल M से स्टार्ट होगा, तो हमें शुरुआत में क्लोरीन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले वाले में ये नियम लागू होता है बेटा, ये SO3 समूह जहां पर जुड़ा होता है वो पहला कार्बन माना जाएगा, उसके बाद के सारे कार्बन जो है वो दूसरे, हम जहां लगेंगे लाइन वहीं चालू होगी। इस प्रकार से आप इसे कह सकते हो। तो आईयूपीएसी नामकरण के बहुत सारे नियम है, यदि आप समझ लो, पढ़ लो, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत सटीक तरह से आप समझ जाओगे। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया है, और ये बोला जाएगा कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन प्राप्त होता है। इसकी मात्रा होती है अल्प, साथ ही हमें एक और उत्पाद प्राप्त होता है जिसका नाम है 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। इस उत्पाद का जो मात्रा होगी वो होगी मुख्य, ये ज्यादा बनेगा। अब एक और है जो अभिक्रिया हम करेंगे एसीटोफिनॉन के साथ में ना, एसिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में करेंगे, एसिल क्लोराइड के साथ में। तो लेट्स डाइव इनटू द रिएक्शन, देखते हैं कैसे होती है। यहां पर आपका क्लोरीन है, ये रहा आपका एसिल क्लोराइड, दैट इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका जुड़ेगा Cl। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो AlCl3 की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में ही ये हमारी अभिक्रिया संपन्न होती है। पता नहीं आज बच्चे कहाँ गए हैं, आज भी शादी है क्या, हो सकता है आज भी शादी हो, कुछ बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। तो हम इसकी कॉपी बना लेंगे। यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो फिर से मैं आपकी मदद के लिए 2 आयन बना देता हूं। ध्यान से आप देखोगे CH3 डबल बॉन्ड Cl। अब पता है क्या होगा, यहां से ये Cl जो है वो अलग हो जाएगा, और Cl अलग होगा तो ये एक्स्ट्रा इसका आबंधी लेके आ रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज द नाभिक रागी, और ये वाला बना है इलेक्ट्रॉन रागी, E पॉजिटिव। तो ये वाला ग्रुप इसे बोला जाता है एसिटल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसे, एसिटल समूह बोल देते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है ये एसिटिल समूह। अब ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, तो यहां आप जुड़ोगे C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर आप जुड़ोगे C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमारा पहला कार्बन ये एसिटिल समूह वाला होगा। अब हमारा पहला कार्बन कौन होगा, एसिटिल समूह वाला कार्बन होगा, क्योंकि क्लोरीन से अधिक क्रियात्मकता का क्रम यदि देखा जाए तो ये भाई साहब पहले आएंगे, ये जो है वो पहले आते हैं। तो इसी हिसाब से इसका नाम लिख देंगे हम। यहां पर आप लिखोगे 2 क्लोरो, इसे मैंने आपको बोला था एसिटिल समूह बोलते हैं, तो हम इसे एसिटो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन। दिस इज अ कीटोन ग्रुप, दिस इज अ कीटोन ग्रुप। और यहां पर आप फिर से लिखोगे, देखो एक R समूह इधर साइड पे है
एक R समूह इधर है, एक R समूह इधर है, अब आपका बेंजीन रिंग है। इसी के लिए आप लिखोगे 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या लिखोगे? 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसके अलावा और क्या बनेगा? तो इसके अलावा आप बाहर निकाल देंगे HCl। इसमें भी क्या बाहर निकलेगा बच्चा? इस पे भी यदि बाहर निकालना होगा तो आप बाहर निकालोगे HCl। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो किसी ना किसी के साथ तो जाएगा ही। जब भी जैसे भी इस वीडियो को आप देखेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर हमने आपका पूरा वीडियो देखा, हमें समझ में आ गई बात। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां आके समाप्त होती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहां पर आके समाप्त होती है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सबसे पहले आपको अनुनाद समझाया। यहां पर हमने क्या समझा बच्चा? अनुनाद समझ लिया। अनुनाद के बाद में हमने आगे जब हम गए तो हमने ये देखा कि हेलोएरिन में कितने प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हमने हैलोजनीकरण करवाया। फिर हैलोजनीकरण में हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोवेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में करवाने पर हमें ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी हेलो यौगिक, डाई हेलो यौगिक प्राप्त हो गए थे। यहां पर यदि आप बात करोगे नाइट्रोकरण की, तो हमने देखा था कि हम क्लोरीन की अभिक्रिया HNO3 उसकी साथ ही उस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि हम कराएं, जब भी हमें नाइट्रोकरण करवाना होगा तो अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए हमें HNO3 की आवश्यकता होगी। तो इससे हमें एक क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो गया, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया, सॉरी फिनॉल आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा यहां पर हमें एक क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गया। ये नाइट्रोकरण अभिक्रिया थी, H2O बाहर निकल गया, ये रही सल्फोनेशन। यहां सांद्र H2SO4 के साथ ये अभिक्रिया होगी। कैसे? 2 आयन बनेंगे, SO3H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं, नेगेटिव आयन को नाभिक रागी बोलते हैं। आगे हमने यही अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड अर्थात क्लोरोमैथिन के साथ करवाई, तो हमें टालुइन प्राप्त हो गया। या आप ये कह सकते हो एक क्लोरो टालुइन प्राप्त हो गया, या हम ये बोले कि एक क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन प्राप्त हो गया। यहां पर आपको फिर से एक क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन प्राप्त हो गया। आगे हमने देखा कि हमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखने को मिली। ये रही हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सॉरी, हमने एसिल क्लोराइड यानी कि अम्ल क्लोराइड के साथ यह अभिक्रिया कराई AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां पर हमें एसिटिल समूह प्राप्त हो गया पॉजिटिव आयन, और Cl- नेगेटिव आयन। तो हमें प्राप्त हुआ मुख्य उत्पाद, सॉरी अल्प उत्पाद 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और मुख्य उत्पाद जो है वो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये हमें प्राप्त हो गया। यहां आके अभिक्रिया समाप्त होती है। अब जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आप तीसरी हेडिंग लगाओगे जो कि हेलोएरिन में होने वाली नाभिक रागी धातुओं के साथ अभिक्रिया। आप लिखोगे हेलोएरिन धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो आप तीसरी हेडिंग, पहली अभिक्रिया आपने जो पढ़ी थी नाभिक रागी, दूसरी आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन रागी। अभी आज ही तीसरी हम पढ़ लेते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। कैसे होती है अभिक्रिया? अब मेरा ये मानना है बच्चा कि ज्यादा लंबा क्यों खींचना, ज्यादा लंबे लेक्चर बढ़ाने से क्या ही मतलब। अपन एक ही लेक्चर में सब कुछ खत्म कर देते हैं, मतलब आज नहीं, अब कल एक और लेक्चर आएगा जहां इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और मैं मैडम से बोलूंगा कि क्यों ना परसों से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोनों नए नए चैप्टर स्टार्ट कर लेते, क्योंकि उनका भी नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, हमारा भी नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा है, जल्दी जल्दी समझ में आएंगी चीजें। चलो नेक्स्ट, अब धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमें 2 अभिक्रिया पढ़नी है। सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है वुड्स फीट। बुक में तो दिखा ही नहीं सर, बुक तो आज मैं भूल ही गया। पहली अभिक्रिया जो है वो है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। वुड्स फीटिंग, वुड्स अभिक्रिया जो है वो नॉर्मली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ होती है ना, एलिफैटिक हमारे हेलो एल्किन के साथ में होती है। यहां पर नाम है वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। ये रहा वुड्स फीटिंग अभिक्रिया, और दूसरा जो है वो आपका रहेगा फीटिंग अभिक्रिया। दूसरा जो है वो आपका रहेगा क्या? फीटिंग अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। क्या है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। तो हेडिंग लगा लोगे वुड्स फीटिंग अभिक्रिया, और यहां से लिखना स्टार्ट करोगे कि जब हेलोएरिन की अभिक्रिया
जब हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो हमें टॉलुइन, यहां पर आर समूह जुड़ जाएगा, टॉलुइन तथा NaX प्राप्त होता है। यहां पर 2 लगा दोगे, यहां पर आप 2 लगा देंगे ताकि रासायनिक समीकरण प्राप्त बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाए। इसे ऊपर उठा के भेज देता हूं मैं। तो यहां पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जब हेलो एरीन तथा हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें टॉलुइन अर्थात मैथिल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैथिल बेंजीन। जस्ट लाइक दिस कि यहां पर हम ले लें एक, यहां पर हम ले लेते हैं एक क्लोरोबेंजीन। हम यहां पर ले लेते हैं 2 सोडियम धातु और साथ में हम यहां पर ले लेते हैं CH3Cl अर्थात मैथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया आप करवा दो शुष्क ईथर के साथ में। ये रहा शुष्क ईथर। तो आपको पता है कि इस स्थिति में यहां पर आपका CH3 समूह जुड़ जाएगा। इसे बोला जाता है मैथिल बेंजीन अर्थात टॉलुइन। बाहर क्या हो जाएगा बेटा? तो आप यहां पर लिखेंगे, आपको 2 अणु जो है वो नमक के प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। इतनी आसान ये रिएक्शन है जो कि आती है 2 नंबर पे। ठीक है, यहां पर हो गई ये दूसरी रिएक्शन। आप ये लिखोगे जब एल्किल बेंजीन, सॉरी गलती हो गई, ये एल्किल बेंजीन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मैंने टॉलुइन बोल दिया, मैंने मैथिल बेंजीन बोल दिया, हम इसे एल्किल बेंजीन या फिर एल्किल एरीन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन भी इसे बोला जाता है। एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहां पर लिखेंगे कि जब हेलो एरीन की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ सोडियम धातु, जब ऐसे लिखोगे हेलो एरीन तथा हेलो एल्केन के मिश्रण की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें टॉलुइन अर्थात मैथिल बेंजीन प्राप्त होता है, साथ में 2NaCl बनता है। अब बात कर लेते हैं फीटिंग अभिक्रिया की, है ना। किसकी बात करेंगे? जो हमारे दूसरी रिएक्शन है वो है फीटिंग अभिक्रिया। हम यहां पर लिखेंगे फीटिंग अभिक्रिया। ये हमारी दूसरी हेडिंग है, ये हमारी दूसरी हेडिंग है। इसे ऊपर उठा के भेज दो। पहले सेलेक्ट कर लो, कलर चेंज कर दो येलो से, यहां पर लिख दो प्रॉपर, और इसे हल्का सा, ओहो ज्यादा ही तिरछा हो गया, प्रॉपर ऐसे कर दो और छोटा कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा तिरछा हो गए। अब क्या करेंगे? हम यहां पर क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। आप जाओ, क्लोरोबेंजीन ही ज्यादा अच्छा है। यहां पर 2 अणु ले लेंगे इसके, यहां पर भी आप 2Na लोगे। आगे फिर से वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया, क्योंकि पानी के साथ करवा नहीं सकते, सोडियम फट जाएगा। सोडियम जो है वो NaOH बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, इसलिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। आगे जब आप जाओगे तो यहां पर कुछ कितने अणु है बेंजीन के? 2 अणु है। कितने अणु है? 2 अणु है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक बेंजीन का कण अपन और बना देते हैं। ये लो, ये एक Cl हो गया, और यहां पर फिर से आपका एक Cl, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये 2 Na क्या करेंगे? एक ये वाले Cl को और एक ये वाले Cl को लेके बाहर हो गए। ये देखो, तो यहां पर बन जाएगा क्या? 2NaCl। और जब 2NaCl बाहर हो गया, अर्थात यहां पर जो कार्बन है, चलो, इन स्थितियों पर जो 2 कार्बन होंगे, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बैठते, वो आबंध बना लेते हैं। वो क्या करते हैं? आबंध बना लेते हैं। यहां पर 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, और इसे बोला जाता है डाइफेनल। क्या बोलते हैं इसे? डाइफेनिल। आपने बुट्स अभिक्रिया पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, आपने इसके पहले वाले लेक्चरों में डाइफेनिल या फिर डाइबेंजीन बोलते हैं ना। डाइबेंजीन लिख देता हूं मैं यहां पे, डाइफेनिल या फिर डाइबेंजीन।
ये उत्पाद आपका बनता है। डाइफेनिल बोल लो आप इसे, है ना, क्या बोल लो, डाइफेनिल इज द करेक्ट वर्ड। डाइफेनिल, डाइफेनिल जो है वो एक करेक्ट वर्ड है इसके लिए, या फिर बाइफेनिल, दोनों ही शब्द सही है। हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग को Na के साथ भेज दिया, इस कारण से यहाँ पर जो कार्बन थे उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और ये आपस में आबंध बना लिए। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने RX लिए थे, 2 RX लिए थे, उसकी अभिक्रिया 2Na के साथ में करवाई थी, तो हमें क्या प्राप्त हो गया था, सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त हो गए थे। यहाँ पर सम संख्या वाले एरीन हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, इस अभिक्रिया का नाम, ओहो बार बार ये क्यों मिटा देता हूं मैं, इस अभिक्रिया का नाम था, जब खुली संरचना वाले हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ करवा रहे थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब उस अभिक्रिया का नाम जो था वो था वुड्स अभिक्रिया। यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया नहीं है, इसका नाम है फीटिंग अभिक्रिया। इसका नाम क्या है बेटा, फीटिंग अभिक्रिया। बंध संरचना वाले के साथ में जब हम सोडियम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं हेलो एरिन्स के साथ में, तो यहाँ पर डाइफेनिल बनता है, साथ में 2NaX या 2NaCl बन जाएगा। तो यही अभिक्रिया जो है फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यही चीज जब खुली संरचना वाले हेलो एल्केन के साथ में हो तो वो वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। और जब हम बंध संरचना और खुली संरचना वाले एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, या ये बोलो हम एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का एक मिश्रण तैयार करें, उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा दें, तो हमें प्राप्त हो जाता है मैथिल बेंजीन अर्थात टालुइन। यहां आके ये चैप्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं, विरचन और भौतिक गुण समाप्त होता है। अब बचा है इन चैप्टरों का सबसे आखिरी पड़ाव, इन चैप्टर्स का सबसे आखिरी पड़ाव जो कि है कुछ विशिष्ट पॉली हैलोजन यौगिक, है ना, कुछ विशिष्ट पॉलीहैलोजन यौगिक, पॉलीहैलोजन यौगिक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या है, इनकी संरचना कैसी होती है, और साथ ही इनका उपयोग क्या था, है ना, क्या उपयोग है, और मनुष्य में पड़ने वाले दुष्प्रभाव। तो ध्यान से देखोगे कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन पॉलीहैलोजन यौगिकों का परिचय पढ़ेंगे, परिचय में IUPAC नाम और संरचना होगी। फिर बुक में इनके बारे में उपयोग बताए गए हैं। क्या बताए गए, उपयोग, उपयोग से बनते हैं ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में बच्चा है कि इनके दुष्प्रभाव क्या है, इनके दुष्प्रभाव मनुष्यों पर क्या क्या पड़ते हैं, दुष्प्रभाव जो है वो मनुष्यों पर क्या क्या पड़ेंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। परिचय के अंतर्गत संरचना और IUPAC नाम आएगा। उपयोग किस प्रकार से होता है, मनुष्य और जीव जगत में पड़ने वाले दुष्प्रभाव, पॉलीहैलोजन यौगिक, इन सारे विषयों पर बात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कब बात होगी बच्चा, नेक्स्ट वीडियो जो है। और मेरे हिसाब से मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को 1 से 2 लेक्चर के अंतर्गत हम खत्म कर दें। 1 से 2 लेक्चर के अंतर्गत ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इन सारों के डिजिटल नोट आपको मिल जाएंगे, ड्राइव में अपलोड कर देंगे। इस हफ्ते के एंड तक इस चैप्टर के पूरे जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो राम कहानी आपके सामने बनी हुई है, ये इनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चा। अगली क्लास जो है बायोलॉजी की होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताओ बेटा कि सरल एकेडमी चैनल है, सर पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाते हैं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे अपन सब कुछ अच्छे से। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। तो मिलेंगे कल, ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, लाइव क्लास का डेली आनंद लेने के लिए, अपनी पढ़ाई को हमारे साथ और भी बेहतर बनाने के लिए, है ना, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, हम पे भरोसा दिखाने के लिए, सब चीजों के लिए थैंक यू। कल फिर से मुलाकात होगी आपके साथ इसी समय पर। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।